हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता और आप देख रहे हैं टेक इंजीनियरिंग ज्ञान। तो इंडियन पॉलिटी का जन्म कहां से हुआ, ये सब चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में देखी थी। अब तक मैं पॉलिटी के 2 लेक्चर डाल चुका हूं और ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में देखी थी। तो अगर ये चीज़ें आपने नहीं देखी हैं तो आप मेरे वो लेक्चर को पहले देख सकते हैं। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए दे रहा हूँ। और अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर 3। अब हम थोड़ा हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। ये हिस्ट्री आपकी पॉलिटी में भी आती है और ये आपकी हिस्ट्री में भी कवर होती है। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हुआ। सबसे पहले आई आपकी पुर्तगाल, जो आपकी 1498 में आई थी। कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। कंपनी थी, इसका नाम क्या था? एस्तादो दी इंडिया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले कौन सी कंपनी अपनी इंडिया आई? एस्तादो दी इंडिया आई। कौन आया? पुर्तगाल लेके आए इसको। कब आई? 1498 में आई। फिर उसके बाद कौन आया? ब्रिटेन आया या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ये एक प्राइवेट कंपनी थी और कब आई? ये आपकी आई 1600 में। उसके बाद में कौन आया? उसके बाद में आपके डच आए। कब आए? 1602 में आए। कंपनी का नाम डच ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद में डेनिश आए, 1616 में आए और इस कंपनी का नाम क्या था? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर आपके फ्रांस आए। ये आपका सीक्वेंस आता है। सीक्वेंस उल्टा सीधा दिया रहता है एग्ज़ाम में और पूछा जाता है कि इसमें कोई भी जो फॉरेनर आए हमारे यहाँ पे, उनके आने का क्रम बताइए। तो इस तरीके से पहले पुर्तगाल, ब्रिटिश, डच, डेनिश और फ्रांस। तो इस तरीके से ये ऑर्गेनाइज होता है। इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात है कि सबसे पहले आने वाली कंपनी का नाम क्या था? तो वो एस्तादो दी इंडिया थी। सबसे पहले आने वाले विदेशी का नाम तो वो वास्को डी गामा था। और कब आया था? वो 1498 में आया था। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी वही अंग्रेज ने हमारे देश के ऊपर इतने साल राज किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में स्थापित हुई। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी कहाँ? ये आपकी लंदन में बनी थी। और इसको बनाया किसने था? तो वो आपके जॉन वॉट और जॉर्ज वाइट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने बनाया? जॉन वॉट और जॉर्ज वाइट। ये दोनों लोग गए इंग्लैंड की महारानी के पास, एलिजाबेथ फर्स्ट, और इन्होंने परमिशन ली वहाँ से 15 साल के लिए बिजनेस करने की। एलिजाबेथ फर्स्ट जो उस टाइम पे वहाँ की महारानी थी, उन्होंने इनको 15 साल के लिए एक चार्टर प्रोवाइड किया, परमिशन प्रोवाइड करी, ताकि ये लोग जाके भारत में अपने कंपनी को स्थापित कर सकें। फिर उसके बाद में कैसे इस कंपनी ने अपने पैर जमाए इंडिया में, तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं आपकी 23 जून 1757 से। बात उस समय की है जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। फिर उसने देखा कि यहाँ तो बहुत सारे राजा हैं, बहुत सारी विविधता है, तो और लोगों में अपने राज्य को बढ़ाने के लिए फूट डली रहती है, एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करते रहते हैं, बिल्कुल भी यूनिटी नहीं है। जब इन्होंने इस चीज़ को देखा तो फिर शुरुआत में ये लोग सिर्फ बिजनेस करने आए थे, लेकिन जब इन्होंने भारत की ये कंडीशन देखी तो फिर उसके बाद में इन्होंने अपने पैर जमाना स्टार्ट कर दिए। उनके आने का और यहाँ पे अपने आप को स्थापित करने का, इन दोनों के बीच में ये प्लासी के युद्ध ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। ये युद्ध हुआ था आपका 23 जून 1757 में, जो कि हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के और बंगाल के नवाब के बीच में। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़े रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब की तरफ से सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला उस टाइम पे बंगाल के नवाब थे। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में युद्ध हुआ तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जीती, यानी अंग्रेज जीत गए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम पे जो प्रतिनिधित्व कर रही थी वो इंग्लैंड की महारानी का कर रही थी। और फिर उसके बाद में जब ये जीत गए, अब इनको कोई ना कोई तो पपेट चाहिए था, तो उसके बाद में इन्होंने बंगाल के नवाब, एक पपेट नवाब मीर जाफ़र को बना दिया, जो कि इनकी हाथों की कठपुतलियाँ थे। और इस अंग्रेज जो बात कहते थे मीर जाफ़र वही बात करते थे, इसीलिए इनको पपेट नवाब बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अंग्रेज़ों द्वारा डिक्लेयर किए हुए पपेट नवाब कौन थे? तो वो थे आपके मीर जाफ़र। उसके बाद में फिर बहुत सारे युद्ध और भी हुए हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है
जो प्लासी के युद्ध के बाद में हुआ, ये भारत का निर्णायक युद्ध रहा, वो था आपका बक्सर का युद्ध। बक्सर जो कि बिहार में है, ये हुआ था आपका 22 अक्टूबर 1764 को, जो कि हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और जॉइंट आर्मी के बीच में। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे आप हेक्टर मुनरो। जॉइंट आर्मी थी जो कि भारत की तरफ से लड़ी, उसमें तो मुगलों की तरफ से शाह आलम II, अवध की तरफ से शुजाउद्दौला और बंगाल की तरफ से मीर कासिम, इन तीनों के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ में ये युद्ध लड़ा गया, जिसको बक्सर का युद्ध बोलते हैं। मुगल की तरफ से शाह आलम II, अवध की तरफ से शुजाउद्दौला और बंगाल की तरफ से मीर कासिम थे। शाह आलम II के बारे में ये बात फेमस है कि ये पहले पेंशनर बने। अब हम आगे चलते हैं। तो बक्सर का युद्ध बहुत निर्णायक युद्ध रहा और भारत के लिए इसके क्या परिणाम हुए। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई और बंगाल में द्वैत शासन लग गया, डायरेची ऑफ बंगाल। द्वैत शासन का मतलब क्या हुआ? द्वैत शासन का मतलब है देश की जो शक्तियाँ थी वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई। एक तो आपकी दीवानी शक्ति और एक आपकी निजामत। दीवानी मतलब जिसके पास में संपत्ति का अधिकार था और एक निजामत मतलब जिसके पास में शासन संबंधी अधिकार थे। दीवानी का मतलब हो गया आपका जिसके पास फाइनेंशियल पावर थी और निजामत मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। फाइनेंशियल पावर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हाथ में रखी, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नवाबों को दे दी गई। नवाबों के हाथ में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर तो थी लेकिन पैसा नहीं था और इस कारण से वो कुछ भी काम करवाने में असमर्थ थे और उनकी हालत इतनी दयनीय हो गई थी कि बाद में वो उनने अंग्रेज़ों को बोला कि भैया आप तो ले लो हमसे ये पावर, क्योंकि एक तो हमारे पास पैसा नहीं है और मतलब उनकी कंडीशन, उनके राज्य की कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी कि वो मतलब भूखे प्यासे मरने लगे थे उनका राज्य, क्योंकि उनको जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दी गई थी उसके आधार पे उनको गांव-गांव से टैक्स वसूलना था। खेती हो ना हो, फसलें हो ना हो, लेकिन उनको टैक्स वसूलना था और अंग्रेजों को देना था। तो ऐसे शासन का क्या फ़ायदा जो अपने राज्य के हित में ना हो। उसके बाद में नवाबों ने ये दरख्वास्त की कि आप हमसे ये पावर ले लो। अब बात आती है कि 1765 में अंग्रेजों के पास में अब सब कुछ था, भूभाग था, जनसंख्या थी, सरकार थी और संप्रभुता थी और उनको अब भारत में राज्य करना था। यानी अब बस यहीं से स्टार्ट होती है हमारी पॉलिटी, क्योंकि हमारे पास में एरिया है, पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट है और सोवरेनिटी है। यानी अंग्रेज अब भारत के बारे में अंदर का और बाहर का कोई भी निर्णय ले सकते थे। तो इसी राज्य की व्यवस्था के लिए उन्होंने कानून बनाए और फिर जन्म हुआ आपका पॉलिटी का। तो ये कानून किसने बनाए? तो भारत के बारे में ये जो कानून बने हैं ये ब्रिटिश संसद में बने हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में बने हैं। जितने भी एक्ट बने हैं उनको दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक जिनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने लागू किया और दूसरा जिनको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लागू किया। इस तरीके से भारत की संवैधानिक यात्रा प्रारंभ हुई, जो कि 1773 से 1947 तक रही, जब तक कि हमें आज़ादी नहीं मिल गई। 1773 में सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया और 1947 में हमने देखा कि हमारा देश आज़ाद हो गया था। तो अब हम सारे एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये एक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इन एक्ट के बारे में हम 3rd क्लास में पढ़ेंगे और ये हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों में ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं लेक्चर 3 में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।